हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। तमिलनाडु देखिए या जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात देखिए या मिजोरम, हर जगह से आपको ये कहानियां सुनाई देंगी कि भाई बारिश हुई और एक ब्रिज बह गया, बारिश हुई और अररिया में ब्रिज टूट गया, बारिश हुई और न्यूली इनॉग्रेटेड पुल में अचानक से गड्ढे पड़ गए। दोस्तों, भारत में ही ऐसा क्यों होता है कि न्यूली इनॉग्रेटेड हाईवेज में, न्यूली इनॉग्रेटेड रोड्स में अचानक से पपड़ियां निकलने लगती हैं, अचानक से गड्ढे बन जाते हैं, अचानक से पूरा का पूरा फ्लाईओवर वो क्रैक हो जाता है। बार बार ऐसा क्यों होता है कि इतने अच्छे इंजीनियर होने के बावजूद, इतने सारे आईआईटी होने के बावजूद भारत में ऐसे मिसहैप्स होते हैं जहां पे नॉर्मल भारत के लोग वो सफर करते हैं। दोस्तों, बात कर रहा हूं मैं 9 जुलाई की, जब गुजरात के वडोदरा में अचानक से एक ब्रिज टूट जाता है और ब्रिज टूटने के कारण, कोलैप्स होने के कारण 17 लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब इसमें 500 अलग रीजंस बताए जा सकते हैं कि भाई ओवरलोडिंग थी, प्रॉब्लम था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, ऑलरेडी फ्लैग था कि भाई इसकी क्वालिटी खराब है, फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। बट दोस्तों, ये एक पैटर्न है। आप भारत में किसी भी टाइम में ले लीजिए, आपको दिखेगा सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की, सरकार गुजरात की हो, तमिलनाडु की हो, बिहार की हो या मिजोरम की, हर जगह आपको कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम मिलेगा। तो अब क्वेश्चन यह है कि भारत में ये स्ट्रक्चरल कोलैप्सेस क्यों होते हैं, और आप एक एक करके देखिए एग्जैक्टली कब क्या हुआ है। 30 अक्टूबर 2022 मोरबी गुजरात में सस्पेंशन फुटब्रिज वो कोलैप्स हो जाता है। माचू रिवर में 135 लोगों की जान चली जाती है, 180 पीपल इंजर्ड। कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा था? ओरेवा ग्रुप, जो भाई घड़ियां बनाता है। 4 जून 2023 को अररिया बिहार में अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज NH 327E पे अचानक से कोलैप्स हो जाता है। कारण सस्पेक्टेड डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन फ्लॉज। 23 अगस्त 2023 को सेरांग मिजोरम में अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे ब्रिज ये कोलैप्स हो जाता है। रीजन सस्पेक्टेड कंस्ट्रक्शन नेग्लिजेंस। सेफ्टी ऑडिट कमिटी, कमीशन सब कुछ बनाई जाएगी, बट रीजन एक ही आएगा, पुअर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ फोरसाइट, क्लाइमेट चेंज को इग्नोर करना, मॉनसून को इग्नोर करना, रिवर की फ्लो को इग्नोर करना, ड्रेनेज को साफ ना करना। दोस्तों, दिस रिफ्लेक्ट्स ऑफ सिस्टमिक फेलियर्स। दोस्तों, ये पूरे सिस्टम का फेलियर है। सिस्टम ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ऐसी चीजें होती रहेंगी, और जब तक आप इस कंट्री में दिल से इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप ये मानेंगे नहीं कि इसी कंट्री में, इसी भारत में आपका, आपके बच्चों का फ्यूचर रहता है, तब तक आप भारत में कंस्ट्रक्शन को सीरियसली नहीं लेंगे। ये तब नहीं होगा जब आपको क्लियरली पता होगा कि PWD इंजीनियर हो या फिर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, सबके बच्चे भारत में पढ़ेंगे, सबके बच्चे भारत में रहेंगे। बड़ी सारी सिस्टमिक इशू है, बट बॉटम लाइन ये है कि एट द रूट ऑफ इट इज एब्जेक्ट नेग्लेक्ट फ्रॉम द सिस्टम इटसेल्फ। मतलब भारत सरकार के जो मुलाजिम है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा किया, बट इसे हमेशा अंडर क्वालिटी में किया है। और जब जब पुअर क्वालिटी के साथ कंस्ट्रक्शन दुनिया में कहीं पे भी हुआ है, वहां पे ऐसे कोलैप्सेस हमेशा हुए हैं। 15 सितंबर डोंबिवली महाराष्ट्र, 4 स्टोरी 4 माले की ओल्ड बिल्डिंग थी भाई, अचानक से कोलैप्स हो जाती है, 2 लोग मर जाते हैं। बिल्डिंग ऑलरेडी डिक्लेयर थी अनसेफ, बट फिर भी ऑक्यूपाइड रही। 2023 4 अक्टूबर खेड़ा गुजरात हाईवे ब्रिज बीम वो कोलैप्स हो जाता है वत्रक रिवर में, 8 डेड, सेवरल इंजर्ड। कारण सस्पेक्टेड मॉनसून इंड्यूस्ड इरोजन एंड पुअर डिजाइन। अब चलिए तेलंगाना, 20 नवंबर 2023 अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेडियम स्लैब कोलैप्स होता है, 3 डेड, 10 इंजर्ड। रीजन पुअर कंस्ट्रक्शन भाई, पुअर कंस्ट्रक्शन। बजरी कम लगानी है, रेत ज्यादा डाल देना है, सीमेंट कम लगाना है, पुअर क्वालिटी ऑफ सीमेंट डालना है, 4 बीम के जगह 2 बीम डाल के बना दो, किसी तरीके से काम कर लो, किसी तरीके से प्रोजेक्ट खत्म करो ताकि अगले प्रोजेक्ट पे मूव ऑन करें। जल्दी जल्दी काम खत्म करना है। भारत की शान न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 1 कैनोपी कोलैप्स हो जाता है, 228 मिलीमीटर्स ऑफ रेन 24 घंटे में। फिर से हमने अंडर एस्टिमेट किया मदर अर्थ को, मदर नेचर को, क्लाइमेट चेंज को। 18 जून 2024 को अररिया बिहार में
न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रिज, बिल्कुल नया ब्रिज, ये कोलैप्स हो जाता है बिफोर इनॉग्रेशन। ये होता है गेम में। वीक फाउंडेशन डाल दीजिए, कचरा लगा दीजिए, पुराना मटेरियल लगा दीजिए, गवर्नमेंट को बाद में किरकिरी सहनी पड़ती है। और इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? कि जो लोग इस सिस्टमिक फेलियर में इन्वॉल्व हैं, इनके ऊपर कोई लॉन्ग टर्म कार्रवाई नहीं होती। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से आप करप्शन के ऊपर फियर तो बना सकते हैं, बट ये रियलिटी है कि ऐसे कंस्ट्रक्शन क्राइसिस जब होते हैं तभी किसी को पनिशमेंट मिलता है। यूजुअली क्वालिटी चेक्स में ऑलरेडी हमें यह पता चल जाना चाहिए कि भाई कौन सा कंस्ट्रक्शन सब स्टैंडर्ड है। मैंने कितनी बार ऐसी रील्स देखी हैं कि भाई गांव वाले, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जस्ट बन के निकली है और वो जाते हैं और पपड़ियां निकाल लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या यहां पे प्रधानमंत्री की गलती बता देंगे? क्या ये भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को मैनेज करना चाहिए? क्या ये भी भारत सरकार मैनेज करेगी? नहीं। तो क्या ये स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करेगी? मतलब किसी भी स्टेट में जाएं, किसी भी पॉलिसी में जाएं, सेंटर हो या स्टेट, म्युनिसिपैलिटी हो या विलेज, हर जगह ये कॉमन प्रॉब्लम है कि भारत में जब भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्टिकुलरली मोर सो जब भी रोड कंस्ट्रक्शन की बात आती है, हाईवे ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन की बात आती है, तो टैक्सेस तो पूरा लेती है सरकार, बट उसके बाद ये जो कंस्ट्रक्शन लोग कराते हैं, ये जो पूरा सिस्टम एक ऑटोमेटेड सिस्टम बन रखा है, ये सिस्टम कभी भी हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन जितने पैसे मिले हैं उस लेवल का काम करके नहीं देती। इवेंचुअली आप प्रोबेबिलिटी पे डिपेंडेंट है। मतलब अगर क्राइसिस नहीं हुआ, अगर ज्यादा बारिश नहीं आई तो कोई बात नहीं, तो बच जाएगी ये ब्रिज। 10 साल के बाद फिर से नई ब्रिज बना देंगे, 20 साल के बाद फिर से नई ब्रिज बना देंगे। बट अगर कोई क्राइसिस आ गई तो इसके पिलर, इसका खंबा, सब कुछ डूबेगा और ले डूबेगा परिवारों को। परिवार सफर करेंगे। और इसीलिए दोस्तों इसे हमें दो हेड्स में समझना पड़ेगा। क्या रीजन रहते हैं? और सबसे सिंपल रीजन पता है क्या है? द नेचुरल रीजंस। क्या हो सकता है रीजन? मान लीजिए आप हिमाचल प्रदेश में हैं, उत्तराखंड में हैं, आपने बड़े सारे डैम्स बनाए हैं, आपने कैलकुलेट ही नहीं किया कि इन डैम्स का प्रभाव आगे क्या पड़ेगा, पीछे क्या पड़ेगा। एट टाइम्स आपने अगर इसे कैलकुलेट भी कर रखा है तो नेचर टेंड्स टू सरप्राइज अस। इसका मतलब आपने सोचा बाढ़ उधर आएगी, बाढ़ उधर आ गई और उस एरिया में आप प्रिपेयर्ड नहीं थे। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये एक कंटिन्यूअस प्रॉब्लम है फॉर कंस्ट्रक्शन। याद रखिए इंडिया एक मॉनसून ड्रिवन कंट्री है, तो जब भी बारिश आएगी और उस बारिश के साथ अगर क्लाइमेट चेंज को क्लब कर दिया जाए तो मतलब कभी भी ताबड़तोड़ बारिश हो सकती है और कभी भी ताबड़तोड़ सूखा पड़ सकता है। और इसी वेट एंड ड्राई स्पेल में जो कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, अच्छे से अच्छा कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी हार मान जाएगा। बट आप सोचिए, इमेजिन करिए कि आपने ह्यूमन एरर्स के कारण, ह्यूमन प्लानिंग के कारण, ह्यूमन एग्जीक्यूशन के कारण ऑलरेडी सड़ा हुआ सामान यूज करके कंस्ट्रक्शन किया है, जिसके कारण ये ब्रिजेस कोलैप्स होते हैं। तो फिर किसकी गलती है? जब पाकिस्तान भारत के साथ कुछ करता है, जब बांग्लादेश भारत के साथ कुछ करने की कोशिश करता है, तो उन्हें हमेशा फियर होता है कि भाई चुप करके बैठ जाओ वरना ब्रह्मोस आ जाएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन ये है कि जब पुअर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, जब बैड प्लानिंग होती है, जब करप्शन होता है, जब टेंडर में कट्स लगते हैं, जब रेंट सीकिंग होता है, जब मनी का एक्सचेंज होता है पुअर कंस्ट्रक्शन करने के लिए फॉर सेल्फिश इंटरेस्ट, तो क्या इन लोगों को, जिन्होंने दीमक की तरह सिस्टम को खा रखा है, जिन्होंने कंटिन्यूअसली अपने एम्पायर्स बनाए हैं करप्शन पे, क्या इनके अंदर कोई फियर नहीं जगना चाहिए? जब भी आप ऐसी कोई करप्शन की इशू देखते हैं तो मुझे कलाम साहब की एक बात याद आती है कि अगर आपको भारत से करप्शन खत्म करना है तो सारी ट्रेनिंग परिवार में होगी, सारी ट्रेनिंग माँ बाप करेंगे। और ये आपकी हमारी गलती है। जरा सोचिए कि अगर हमारे माँ बाप हमें बिल्कुल इंटेग्रिटी के साथ बड़ा करते, बिल्कुल, और मैं मानता हूं कि आप तो फुल्ली इंटेग्रिटी के साथ, एथिकल कंडक्ट के साथ अपनी जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, जब भी मैं ऐसा कोई मिसहैप देखता हूं जहां पे क्लियरली करप्शन इन्वॉल्व है, कट मनी, टेंडर मनी इन्वॉल्व है, बैड प्लानिंग, पुअर मटीरियल कंस्ट्रक्शन, जब भी ऐसी कोई चीज होती है तो दिमाग में एक चीज आती है कलाम साहब की। कलाम साहब हमेशा एक बात कहते थे कि भाई अगर आपको भारत को ठीक करना है, अगर आपको भारत से करप्शन को मिटाना है, तो सबसे पहले आपको माँ बाप को पढ़ाना पड़ेगा, आपको माँ बाप को ट्रेन करना पड़ेगा कि माँ बाप, और मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें हमारे समाज की भी गलती है। कलाम साहब का कहना था कि अगर माता पिता अपने बच्चों को यह सिखाएंगे कि बेटा ना करप्शन करना है, ना करप्शन लेना है, ना देना है, बिल्कुल आप पेटी करप्शन ले लीजिए, क्रोनी कैपिटलिज्म लीजिए, किसी भी तरीके से हमें करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होना, तो वो बच्चा बड़े होके
कभी ये नहीं सोचेगा कि प्राइवेट नौकरी छोड़ो, वहां पे इन्फोसिस में तो सिर्फ 25,000 रुपए मिलते हैं, काम करते हैं, हम सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं। क्यों भाग रहे हैं भाई आज के यूथ सरकारी नौकरी की तरफ? तो आप बोलेंगे स्टेबिलिटी, मैं मानता हूं बिल्कुल एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी मिलती है। कोई और बोलेगा कि भाई अपॉर्चुनिटी, मैं भारत सरकार के लिए काम करना चाहता हूं, मैं भारत का भला करना चाहता हूं, एब्सोल्युटली। बट देन देयर इज आल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ करप्शन। सबको यह बात पता है कि अगर आप एग्जांपल पीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर अगर आप लग जाते हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा इनकम आएगा, और इस एक्स्ट्रा इनकम से क्या होगा, आपकी सोशल स्टैंडिंग बढ़ेगी, आपकी फैमिली की स्टैंडिंग बढ़ेगी, रिस्पेक्ट बढ़ेगा, बट आपके घर में आएगा एक्स्ट्रा कैश, और इस कैश से आप ऑक्यूपाई करेंगे आसपास के लैंड, आप बड़े बड़े फ्लैट, स्वैंकी बंगलोज बनाएंगे। टू व्हाट एंड? एंड आपके सामने है। ब्रिजेस कोलैप्स होंगे, बैड प्लानिंग होगी, लीकेजेस होंगे। तो ऑब्वियसली आप अपना घर बनाने जाते हैं तो कैसा घर बनाते हैं? आप सोच समझ के जाते हैं कि भाई हाईएस्ट क्वालिटी और हमें सरिया चाहिए, हमें ज्यादा सीमेंट चाहिए, हमें बजरी चाहिए। ऐसा नहीं, हमें रेत और बालू से घर बना देना है। आपको अच्छी क्वालिटी की ईंट चाहिए, आपको माई वन कंस्ट्रक्शन का मटेरियल चाहिए भाई। बट जब आपको यह काम दिया जाए, कोई सरकारी टेंडर दी जाए, चाहे आप सरकारी कंपनी हो या फिर आप प्राइवेट कंपनी हो, आप कोशिश करेंगे कि आपके मार्जिन बढ़े। और इस मार्जिन को बड़ा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिस्टम को ऑयल करना पड़ेगा। सिस्टम को आप ऑयल करेंगे तो आप पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मटेरियल यूज कर सकते हैं। बट अगर आप एथिकल होते, आपके घर से एथिक्स सिखा के भेजा गया होता, तो आप, मैं, हम सब बोलते नहीं भाई। देखिए, भारत सरकार में जाएंगे भी तो सेवा करेंगे। वहां पे हम इसलिए नहीं जा रहे कि हमारी एक बड़ी सी फैट सी पैकेज लगे, जो कि लगती है नहीं। तो ये फैट सी पैकेज कौन सी बता रहा हूं मैं? ये ऊपर वाली मनी। और जब ये ऊपर वाला पैसा आए तो उससे मेरा मार्केट में वैल्यू बढ़े, और उस मार्केट वैल्यू से मुझे बड़ा सा एक दहेज भी मिल जाए, मेरी शादी भी हो जाए। और जब ये सब कुछ हो जाए तो उसके बाद जो मैं पैसा कमा रहा हूं उसे अमास करते रहूं, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाऊं, बड़े बड़े कमर्शियल टावर्स बना लूं, हर जगह बेनामी के नाम पे मैं कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करके रखे रहूं। आप देखिए, गुड़गांव, आप नोएडा, आप कहीं पे भी चले जाइए, टेल मी इफ कैश इज नॉट इन्वॉल्व्ड। आपको क्या लगता है 100 करोड़ के घर कैसे आते हैं? बैंकों से पैसा उठा के, इन्वेस्टर से पैसा उठा के। हर जगह कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कैश इज डूइंग ऑल ऑफ दिस। बट साथ ही साथ आपको यहां पे एक प्लानिंग मिस्टेक भी दिखेगी। भारत के टॉप पॉलिसी मेकर्स, भारत के टॉप ब्यूरोक्रेट्स, क्या वो भारत की तरफ ही देखते हैं? भारत का टॉप टैलेंट ऑलरेडी अमेरिका अब्सॉर्ब कर चुका है। अमेरिकन कंपनी के लिए काम करते हैं, बेस्ट सैलरीज में काम करते हैं। और जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो पूरे दिन ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास इतना पैसा हो कि हमारे बच्चे यूएस और यूके में जाके सेटल हो जाएं, वहीं की सिटीजनशिप मिल जाए। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट पार्टली इन इंडिया बट फ्यूचर अब्रॉड। और जब ऐसी मेंटालिटी आती है तो इसके कारण आता है रेंट सीकिंग एटीट्यूड, कि आज का कर लो, आज का खाना ले लो, किराया उठा लो, और बाद में तो बाहर जाना ही है, रिटायरमेंट के बाद बाहर जाना ही है। तो इसके मूट पॉइंट पे, मूट आर्ग्यूमेंट पे आएंगे तो आपको यह दिखेगा कि सिस्टमैटिकली सरकार किसी की रहे, स्टेट किसी का रहे, सिस्टम हमेशा इस एक्स्ट्रा मनी पे चलता है। और ये जो एक्स्ट्रा मनी है, इसके कारण होती है ये एक्सीडेंट्स, इसके कारण होते हैं ये मिसहैप्स। साथ ही साथ इसी एक्स्ट्रा मनी के कारण आप देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम देख लीजिए, कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, चाहे आप मुंबई अंडरवर्ल्ड ले लीजिए, गन का काम ले लीजिए, पाउडर का काम ले लीजिए, इलीगल बांग्लादेशी जो भारत के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, वो क्यों है भारत में? क्योंकि किसी ने कट लेके बिठा लिया, किसी ने वोट बैंक बना लिया। उसी तरीके से सिस्टम अपने आप को प्रिजर्व करने की हर कोशिश करता है ताकि भाई ये जो करोड़ों में रुपए आ रहे हैं, ये रुपए आते रहे। और इसका खामियाजा क्या है? इसका खामियाजा ये है कि इंडिया के बारे में दुनिया भर में ये बात होनी शुरू हो गई। इसका खामियाजा ये है कि दुनिया भर में अब ऐसी बात होती है कि भारत में जैसे ही बारिश होगी, यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्बल होना शुरू हो जाएगा, कहीं पे कुछ भी गिर सकता है। और लोग सोशल मीडिया पे अजीब पोस्ट लिखते हैं, घूमने जाओ तो पहलगाम हो सकता है, बारिश का सैलाब आ गया तो हिमाचल में डिजास्टर आ सकता है, गुजरात में पुल गिर सकता है, मुंबई के रोड्स चोक हो जाएंगे, और कर्नाटका में लग्जरी कार्स में पानी भर जाएगा, और गुड़गांव में इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। दैट सिंपली मीन्स
हम सिर्फ आज का देखते हैं, हम सिर्फ कल का देखते हैं। यहां पे लैक ऑफ फोरसाइट भी है। हम अगले 20-30 साल की प्लानिंग करके नहीं चल रहे। हम एक उभरते हुए, हम एक डेवलप्ड भारत के बारे में नहीं सोच रहे। आज भी दोस्तों, अगर आप इन चीजों के बारे में नहीं सोचेंगे, आज भी अगर सारी सरकारें बिना पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व किए हुए, नो बीजेपी नो कांग्रेस, सिर्फ भारत की बात, सिर्फ एक इशू कि स्लम्स को रिहैबिलिटेट करो। ओपन डंप्स हैं जहां पे कूड़ा कचरा फैल रहा है, उसे साफ करिए, उसके लिए इंसर्नेटर्स बनाइए, क्रिएट सम टेक्नोलॉजीज जिससे कि आपकी वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म वो अच्छी हो सके। अपने रोड्स को क्लीन रखिए, अपने रोड को चौड़ा रखिए, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी रखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाइए, साथ में मेंटेन भी करिए। और इसके साथ हमारे पूरे समाज की एक प्रायोरिटी बन जाती है कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं। एक ऐसा समाज जहां पे मां बाप एक्सपेक्ट करें बच्चों से कि भाई आप एग्जाम निकालो, एग्जाम निकालोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी तो आपको बड़ा सा दहेज मिलेगा, उसके बाद आप नौकरी ज्वाइन करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम लेके आओगे, जिससे कि हम बड़ी बड़ी जमीनें खरीदेंगे, क्योंकि जमीन की प्राइस बहुत बढ़ चुकी है, जो कि एक नॉर्मल सैलरी में, इन्फोसिस वाली सैलरी में नहीं हो पाएगा। या फिर आप ऐसा भारत चाहते हो जहां पे लोगों को ऑफर किया जाए कि आप पैसा लीजिए और लोग बोले कि इन छोटी चीजों में मुझे नहीं पड़ना, अगर पैसा कमाना ही है तो मैं बिजनेसमैन बन जाऊंगा। दोस्तों, अपने सुझाव और अपने ऑनेस्ट ओपिनियन मुझे जरूर बताइएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।